इस फोटो में दिखाई दे रहा ये लड़का देखने में बिल्कुल आम लग रहा है, लेकिन इसकी असली सच्चाई इतनी खौफनाक है कि सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसने एक नहीं बल्कि तीन हत्याएं की थीं, और सबसे डरावनी बात यह थी कि हत्या करने के बाद इसने उन लाशों को अपने ही घर के अंदर ही दफना दिया। लेकिन इसकी हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई थी। सोशल मीडिया पर इस लड़के ने 100 से भी ज्यादा फेक प्रोफाइल बना रखी थी। इन प्रोफाइल्स के जरिए वो अलग अलग लड़कियों से बात करता था और धीरे धीरे उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाता था, और फिर उनके साथ जो करता था वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज की इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपके मन में भी यही सवाल उठेगा कि क्या कोई इंसान इतना खतरनाक और हैवान बन सकता है। तो चलिए जानते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाले खौफनाक केस की पूरी कहानी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। रायपुर की डीडी नगर कॉलोनी में एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे पी.के. दास और उनकी पत्नी इंद्राणी दास। पी.के. दास एक ऑफिस में अधिकारी के पद पर काम करते थे और उनकी पत्नी पुलिस विभाग में अधिकारी थी। उन दोनों का केवल एक ही बेटा था जिसका नाम उदयन दास था। आर्थिक रूप से यह परिवार काफी मजबूत था। पैसों की कोई कमी नहीं थी। जिस इलाके में यह परिवार रहता था वो रायपुर का एक पॉश इलाका था। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था और परिवार अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहा था। लेकिन बचपन से ही उदयन का स्वभाव थोड़ा अलग था। वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करता था। वो स्कूल तो जाता था लेकिन वहां भी उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। वो बहुत कम बोलता था। स्कूल से घर आने के बाद वो अपना होमवर्क करता, खाना खाता और फिर अपने कमरे में ही रहता। उसे बाहर जाकर खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो ज्यादातर समय घर के अंदर ही रहता, कंप्यूटर पर गेम खेलता और अपने कमरे में अकेले समय बिताता था। उसे हमेशा लगता था कि उसके अंदर कुछ कमी है और इसकी वजह है उसका सांवला रंग। क्योंकि उसका रंग थोड़ा सांवला था इसलिए वो खुद को दूसरों से कम समझने लगा था। उसे लगता था कि लोग उसे देखकर उसके रंग के बारे में बातें करते होंगे या उसे कमजोर समझते होंगे, और इसी वजह से वो ज्यादातर समय घर के अंदर ही रहता था। कभी कभी अगर उसकी दोस्ती कुछ लड़कों से हो भी जाती तो वो ज्यादा समय तक टिकती नहीं थी। कुछ ही दिनों में उनके बीच झगड़ा हो जाता और दोस्ती खत्म हो जाती। और इन सभी कारणों की वजह से वो पढ़ाई में भी ज्यादा अच्छा नहीं था। हालांकि जब वो स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में आया तब उसने पढ़ाई को थोड़ा सीरियस लेना शुरू कर दिया था। लेकिन कॉलेज के पहले कुछ सालों में उसने पढ़ाई पर ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया था। इसी दौरान उसकी माँ भी रिटायर हो गई और कुछ समय बाद उसके पिता भी रिटायर हो गए। जिस इलाके में ये परिवार रहता था वो भी काफी सुनसान सा था। वहां बहुत कम घर थे और लोगों का आना जाना भी बहुत ज्यादा नहीं था। वो इलाका अभी भी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। इसी वजह से वहां बहुत कम लोग काम करते थे और पड़ोसी भी बहुत कम थे। किसी को इस बात से ज्यादा मतलब नहीं होता था कि वहां कौन रहता है और कौन नहीं। हर कोई अपने काम से काम रखता था और ज्यादा बातचीत भी नहीं करता था। साल 2010 में उदयन अपना घर छोड़कर भोपाल चला गया। भोपाल के संकेत नगर में उदयन के माता पिता का दूसरा मकान भी था। उदयन भोपाल जाकर वहीं रहने लगा। समय बीतता गया और अब साल 2016 आ चुका था। उदयन घर से ये कहकर निकला था कि वो भोपाल नौकरी की तलाश में जा रहा है और भोपाल में रहकर ही वो काम करेगा। भोपाल में रहने के दौरान उदयन फेसबुक पर काफी एक्टिव रहने लगा था। फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती पश्चिम बंगाल के बांकुरा में रहने वाली एक लड़की से हुई जिसका नाम आकांक्षा था। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगी और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उस समय उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित था। दोनों केवल ऑनलाइन बात करते थे लेकिन अभी तक आमने सामने कभी नहीं मिले थे। कुछ समय चैटिंग करने के बाद उन्होंने एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाना शुरू किया। दोनों अक्सर बात करते कि कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। कुछ समय बाद दोनों मेरठ में पहली बार मिले और इसी बीच इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों ने डिसाइड किया कि वो लिव इन में रहेंगे। जून 2016 में घर से नौकरी करने की बात कहकर आकांक्षा भोपाल आ गई और उदयन के साथ उसके भोपाल वाले घर में रहने लगी। लेकिन आकांक्षा ने अपने घर वालों को ये नहीं बताया था कि वो एक लड़के के साथ भोपाल में रह रही है, बल्कि उसने अपने घर वालों से ये कहा था कि उसे अमेरिका में नौकरी मिल गई है और वो अमेरिका जा रही है। लेकिन अमेरिका जाने का बहाना बनाकर वो सीधे भोपाल पहुंच गई और भोपाल में उदयन के साथ रहने लगी थी। दोनों बहुत खुश थे और उन दोनों की जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। इस दौरान आकांक्षा बार बार उदयन से कहती थी कि वो उससे जल्द शादी करना चाहती है,
लेकिन उदयन इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। समय बीतता जाता है और धीरे धीरे आकांक्षा को उदयन के बारे में कई ऐसी बातें पता चलने लगती हैं जो उसे परेशान करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ उदयन को भी शक होने लगा था कि आकांक्षा घर छोड़कर आई है तो कहीं वो किसी और से बात तो नहीं करती, या कहीं उसका कोई और बॉयफ्रेंड तो नहीं है। इन्हीं शक और गलतफहमियों की वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे थे। जो रिश्ता कभी प्यार और भरोसे से भरा हुआ था, वो अब धीरे धीरे लगातार होने वाले झगड़ों में बदलने लगा था। दोनों एक दूसरे पर शक करने लगे थे और उनके बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। इसी बीच आकांक्षा फेसबुक के जरिए अपने परिवार से जुड़ी हुई थी। वो अपने घर वालों को मैसेज करके बताती रहती थी कि वो कहाँ है, क्या कर रही है और उसका दिन कैसा बीत रहा है। वो अपनी हर बात घर वालों से शेयर करती रहती थी, लेकिन उसके माता पिता को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनकी बेटी असल में भोपाल में है। उन्हें तो यही लगता था कि उनकी बेटी अमेरिका चली गई है। कुछ समय तक सब कुछ इसी तरह चलता रहा। फिर आया 18 जुलाई 2016 का दिन। उस दिन आकांक्षा ने भोपाल से पश्चिम बंगाल जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक की। उसने तय कर लिया था कि अब वो उदयन को छोड़कर अपने घर वापस चली जाएगी, क्योंकि लगातार झगड़ों की वजह से उन दोनों का रिश्ता अब बहुत खराब हो चुका था। वो अपने परिवार के पास लौटना चाहती थी। कई सालों बाद आकांक्षा ने अपने परिवार से दोबारा संपर्क किया और उन्हें फोन किया। हालांकि वो लगातार उनसे फेसबुक के जरिए मैसेज में बात किया करती थी, लेकिन वो उनसे कॉल पर बात नहीं करती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके माता पिता उसकी लोकेशन ट्रेस करके ये पता ना लगा लें कि वो असल में कहाँ है। उसे डर था कि अगर उन्हें सच्चाई पता चल गई तो उसके घर वाले उसे उदयन से अलग कर देंगे। इसलिए वो अपने माता पिता से इस तरह बात करती थी कि उन्हें हमेशा यही लगता रहे कि वो अमेरिका में ही है। 15 जुलाई को उसने लंबे समय बाद पहली बार अपने घर फोन किया और बताया कि वो 18 जुलाई को वापस घर आ रही है। उसके माता पिता बहुत खुश थे और बेसब्री से अपनी बेटी के घर आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन 18 जुलाई का दिन बीत जाता है। फिर 19 जुलाई भी गुजर गया, लेकिन आकांक्षा घर नहीं पहुंची थी। उसके माता पिता इंतजार करते रहे, लेकिन आकांक्षा का कोई अता पता नहीं था। 20 जुलाई को भी आकांक्षा के माता पिता ने उसका बहुत इंतजार किया, लेकिन वो तब भी घर नहीं पहुंची। जब वो लगातार घर नहीं आई तो उसके माता पिता की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने उसे बार बार फोन किया, मैसेज भेजे और फेसबुक पर भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। आकांक्षा की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ है, और कुछ ही समय बाद उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो गया। उसके माता पिता बार बार कॉल करते रहे, लेकिन हर बार फोन बंद ही मिलता। अब उनकी चिंता और भी बढ़ गई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक आकांक्षा के फेसबुक अकाउंट से उसके परिवार के पास मैसेज आने लगे। उन मैसेज में लिखा था कि किसी जरूरी काम की वजह से वो घर नहीं आ पाई और उसका वापस आने का प्लान कैंसिल हो गया है। जब परिवार वालों ने ये मैसेज पढ़ा तो उन्हें ये बात काफी अजीब लगी। उन्हें शक होने लगा कि कुछ तो गलत है। उन्होंने आकांक्षा से मैसेज में कहा कि वो अपना फोन नंबर दे दें ताकि वे उससे फोन पर बात कर सकें, लेकिन जवाब आया कि नहीं, मैं अपना नंबर नहीं दे सकती, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, कुछ दिनों बाद घर आ जाऊंगी। ये सुनकर परिवार वालों का शक अब और गहरा हो गया था, क्योंकि मैसेज में कुछ अजीब बातें भी लिखी हुई थीं जो घर वालों को बहुत ही अजीब लग रही थी। इसलिए वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस को पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी कई सालों से घर से दूर थी। वो बहुत कम फोन करती थी और ज्यादातर फेसबुक के जरिए ही मैसेज करती थी। जब भी वो उसे फेसबुक के जरिए कॉल करने की कोशिश करते, वो कॉल रिसीव नहीं करती थी। लेकिन एक दिन उसने खुद फोन करके बताया था कि वो 18 जुलाई को घर आ रही है। उसने कहा था कि उसने टिकट बुक कर ली है और 19 जुलाई तक घर पहुंच जाएगी, लेकिन वो कभी घर नहीं पहुंची। अब अचानक वो फेसबुक पर मैसेज कर रही थी कि वो बहुत बिजी है, इसलिए घर नहीं आ सकती और उसका प्लान कैंसिल हो गया है। परिवार वालों को पूरा यकीन हो गया कि कुछ न कुछ गलत जरूर हुआ है। उन्हें लगने लगा कि उनकी बेटी अमेरिका में नहीं है, बल्कि कहीं यहीं भारत में है और उसके साथ कुछ बुरा हो गया है। इसलिए परिवार ने पुलिस को वो सभी फोन नंबर दे दिए जिनसे आकांक्षा उनसे कांटेक्ट करती थी। पुलिस ने उन नंबरों की कॉल डिटेल निकाली और उस नंबर की लोकेशन ट्रैक की गई। लेकिन जांच में एक हैरान करने वाली बात पता चली कि जिस नंबर से आकांक्षा ने अपने घर वालों को कॉल और मैसेज किया था, वो कॉल भोपाल से की जा रही थी। जब ये बात पुलिस ने आकांक्षा के घर वालों को बताई तो उसका परिवार पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि आकांक्षा तो हमेशा उन्हें यही बताती रही थी कि वो अमेरिका में है। फिर उसके फोन कॉल भोपाल से कैसे आ रहे थे? इसके बाद पुलिस ने तुरंत उस नंबर की पूरी जानकारी निकालनी शुरू कर दी। जब उन्होंने उस नंबर का लोकेशन रिकॉर्ड चेक किया
तो पता चला कि वो नंबर हाल ही में एक बार फिर एक्टिव हुआ था। इसी वजह से पुलिस उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करने में सफल हो गई। पुलिस ने मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रैक की और भोपाल पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद एक टीम भोपाल भेजी गई। वहां जांच करने पर पता चला कि वो नंबर उदयन दास नाम के एक व्यक्ति के इस्तेमाल में था। इसके बाद पुलिस ने उदयन के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की और उसके घर तक पहुंच गई जहां वो रहता था। जब पुलिस ने सबसे पहले उदयन से पूछा कि क्या वो आकांक्षा को जानता है, तो उसने शुरुआत में साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो किसी आकांक्षा को नहीं जानता, लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की तब वो डर गया और इसी डर में उसने पुलिस के सामने कहा कि हाँ, वो आकांक्षा को जानता था। उसने बताया कि दोनों की पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी और वो दोनों अच्छे दोस्त थे। इसके बाद पुलिस ने उससे पूछा कि अगर वो तुम्हारी दोस्त थी तो तुम्हें जरूर पता होगा कि वो इस समय कहाँ है। लेकिन उदयन ने पहले पुलिस को कहा कि वो अमेरिका में है, जहां वो नौकरी करने गई है। लेकिन जब भी पुलिस उससे यही सवाल दोबारा पूछती तो वो हर बार अलग अलग जवाब देता। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर पुलिस को उसके ऊपर शक होने लगा और उन्होंने उससे और सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। और फिर पुलिस ने उससे सीधे पूछा कि सच सच बताओ, आकांक्षा कहाँ है? और तभी अचानक उदयन ने कहा कि मैंने आकांक्षा को मार दिया। ये सुनकर पुलिस भी एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन पुलिस ने उदयन से कहा कि सिर्फ तुम्हारे कह देने से हम यकीन नहीं कर सकते। अगर तुम सच बोल रहे हो तो हमें उसका शव दिखाओ और ये भी बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। इसके बाद उदयन सच बताना शुरू करता है, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। उदयन ने बताया कि उसकी दोस्ती आकांक्षा से फेसबुक पर हुई थी। उसने ये भी कहा कि आकांक्षा से पहले उसकी 2-3 गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, लेकिन वो किसी के साथ ज्यादा समय तक रिश्ता नहीं निभा पाता था। लेकिन जब उसकी मुलाकात आकांक्षा से हुई तब वो सच में उससे प्यार करने लगा था। लेकिन कुछ समय बाद उसे शक होने लगा कि आकांक्षा किसी और से भी बात करती है। इसी शक की वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे थे। 14 जुलाई 2016 को एक बार फिर दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। उस झगड़े के बाद उदयन के मन में एक खतरनाक फैसला पनपने लगा। उसे पूरा यकीन हो गया था कि आकांक्षा उसे धोखा दे रही है और वो इस बात को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था। उसे ये मंजूर नहीं था कि आकांक्षा किसी और के साथ भी जुड़ी हो सकती है। इसी गुस्से और शक में उसने एक खतरनाक प्लान बना लिया था। उस रात जब आकांक्षा अपने कमरे में सोने के लिए चली गई तब उदयन उसके कमरे में गया। उसने एक तकिया उठाया और आकांक्षा के चेहरे और गर्दन पर जोर से दबा दिया। कुछ देर बाद जब उसने तकिया हटाया तो उसे लगा कि आकांक्षा अभी भी हल्की हल्की सांस ले रही है। तब उसे यकीन नहीं हुआ कि वो मर चुकी है। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि आकांक्षा की मौत हो चुकी है तो वो कई घंटों तक उसके शव के पास बैठा रहा। फिर उसने शव को उठाकर दूसरे कमरे में ले जाकर रख दिया और काफी देर तक वहीं बैठकर उसे देखता रहा। उस कमरे में एक बड़ा लोहे का बॉक्स रखा हुआ था। उदयन ने उस बॉक्स के अंदर रखी सारी चीजें बाहर निकाली और आकांक्षा के शव को उसके अंदर रखकर ढक्कन बंद कर दिया। अगले दिन सुबह वो बाजार गया, एक बोरी और सीमेंट खरीद कर लाया। सीमेंट को पानी में मिलाया और फिर बॉक्स को खोलकर पूरा सीमेंट आकांक्षा के शव के ऊपर डाल दिया। इसके बाद उसने बॉक्स को फिर से बंद कर दिया और उसे पूरी तरह सील कर दिया। इतना ही नहीं, उसने उस बॉक्स को चारों तरफ से मार्बल से ढक दिया और उसे इस तरह बना दिया कि वो किसी शेल्फ या प्लेटफॉर्म जैसा दिखे। हैरानी की बात यह थी कि लगभग 6 महीनों तक वो उसी मार्बल से ढके हुए प्लेटफॉर्म के पास सोता रहा और ऐसे अपनी जिंदगी जीता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बिल्कुल सामान्य चलती रही। उसे देखकर किसी को जरा सा भी शक नहीं होता था कि उसी घर में एक लड़की की हत्या हुई है और उसका शव अभी भी वहीं छिपा हुआ है। लेकिन एक बात थी जो इस पूरे मामले में सबसे अजीब करने वाली थी। मरने से पहले आकांक्षा ने अपने परिवार को फोन करके बताया था कि उसने 18 जुलाई की टिकट बुक कर ली है और वो 19 जुलाई तक घर पहुंच जाएगी। जब पुलिस ने बाद में जांच की तो उन्हें पता चला कि सच में उसने 18 जुलाई की टिकट बुक कर रखी थी, यानी वो अपने घर जाने ही वाली थी। पर उदयन ने उससे पहले ही आकांक्षा को मौत की नींद सुला दिया। इसी तरह कई महीने बीत गए। फिर फरवरी 2017 में पुलिस उदयन के भोपाल वाले घर पहुंची। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस ने उस जगह को तोड़ना शुरू किया जहां उसने आकांक्षा का शव छिपाया था। उस जगह से शव निकालने में पुलिस को लगभग 7 घंटे लग गए थे। जब आखिरकार वो जगह खोली गई
तो पुलिस के सामने आकांक्षा का कंकाल था। इसके बाद पुलिस ने उदयन को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पूरे बैकग्राउंड की जांच की, उसके बैंक अकाउंट्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन और हर चीज की बारीकी से जांच की और उससे लगातार पूछताछ शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को एक और चौंकाने वाली बात पता चली कि उदयन ने लगभग 110 सोशल मीडिया अकाउंट बना रखे थे और हर अकाउंट किसी अलग नाम से था। हर प्रोफाइल में वो अपने बारे में अलग अलग कहानी लिखता था ताकि लोगों को इम्प्रेस कर सके। किसी अकाउंट पर वो खुद को बिजनेसमैन बताता था तो किसी पर लिखता था कि वो सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर काम करता है। कुछ प्रोफाइल्स में तो उसने खुद को विदेश में रहने वाला व्यक्ति तक बता रखा था। हर जगह उसकी कहानी अलग अलग थी और सब कुछ पूरी तरह झूठ पर आधारित था। पुलिस को यह भी पता चला कि उसकी करीब 12 गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। उसने खुद बताया कि वो किसी भी लड़की के साथ 6 महीने से ज्यादा समय तक रिश्ता नहीं निभा पाता था। पुलिस ने उन सभी लड़कियों के बारे में जांच शुरू की जिनका जिक्र उसने किया था। जांच के दौरान पता चला कि उनमें से कुछ लड़कियां लापता भी हो चुकी थीं। ये जानकर पुलिस का शक और गहरा हो गया था कि उन लड़कियों के लापता होने में भी उदयन का हाथ हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने उससे और सख्ती से पूछताछ की और उन गायब लड़कियों के बारे में सवाल किए। इसके बाद पुलिस ने उससे उसके माता पिता के बारे में पूछा। शुरुआत में उसने इस बारे में कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब उससे कड़ी पूछताछ की गई तो धीरे धीरे सच सामने आने लगा। पुलिस ने उसका पूरा बैकग्राउंड खंगाला कि वो पहले कहाँ रहता था और कहाँ से आया था। जब पुलिस उसके पुराने रायपुर वाले घर पहुंची और पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि उसके माता पिता पिछले 6 सालों से गायब हैं। पड़ोसियों ने बताया कि उदयन ने उन्हें कहा था कि उसके माता पिता रिटायर होने के बाद अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन जब उदयन ने पुलिस को एक और कहानी सुनाई और फिर असली सच्चाई बताई तो पुलिस भी दंग रह गई। तब उन्हें समझ आया कि वो सिर्फ एक पागल प्रेमी नहीं है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी हो, बल्कि वो एक खतरनाक साइकोपैथ था। असल कहानी ये थी कि 2010 में जब वो अपने माता पिता के साथ रायपुर में रहता था तब उसके अंदर कई बुरी आदतें विकसित हो चुकी थीं। वो नशे और शराब का आदी बन चुका था। उसके माता पिता अक्सर उसे इन आदतों से दूर रहने के लिए डांटते थे और उसे रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन उदयन को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसे रोके या उसे कंट्रोल करने की कोशिश करे। यही बात धीरे धीरे उसके अंदर गुस्से और नफरत में बदलने लगी थी और यही गुस्सा अब एक खतरनाक मोड़ लेने वाला था। साल 2010 में एक दिन तेज बारिश हो रही थी और जैसा कि पहले बताया गया, उदयन के माता पिता का रायपुर वाला घर एक काफी सुनसान इलाके में था जहां बहुत कम लोग रहते थे। इसी सुनसान माहौल का फायदा उठाकर उदयन ने गुस्से में आकर अपने ही माता पिता की हत्या कर दी। इसके बाद उसने घर के बगीचे में एक गड्ढा खोदा और वहीं दोनों के शवों को दफना दिया। फिर उसने घर में रखे सारे पैसे और कीमती सामान उठाया और वहां से निकल गया। इसके बाद वो बड़े बड़े शहरों में रहने लगा, महंगे होटलों में रहता, ऐशो आराम की जिंदगी जीता और धीरे धीरे अपने माता पिता के पैसे उड़ाता रहा। जब उसके पास पैसे खत्म होने लगे तो वो वापस अपने रायपुर वाले घर लौट आया। तब तक उसने पहले से ही घर के कई फर्जी दस्तावेज तैयार कर रखे थे। उन्हीं के सहारे उसने घर को बेच दिया और उससे मिलने वाले सारे पैसे अपने पास रख लिए। उस पैसे से वो अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ विदेश भी गया, कुछ समय वहां रहा और फिर वापस भारत लौट आया। जब भी कोई उससे उसके माता पिता के बारे में पूछता तो वो यही कहता कि वे अमेरिका घूमने गए हैं और वहीं बस गए हैं। इतना ही नहीं, अपने माता पिता की हत्या करने के बाद उसने उनकी पेंशन पर भी कब्जा कर लिया था। उसने सारे कागज फर्जी तरीके से तैयार करवाए और हर महीने उसकी मां की पेंशन सीधे उसके बैंक अकाउंट में आने लगी। जब पुलिस को इन सब बातों का पता चला तो वो उसके रायपुर वाले पुराने घर पहुंचे और घर के बगीचे की खुदाई करवाई। कुछ देर की खुदाई के बाद वहां से उसके माता पिता के कंकाल बरामद हुए। अब पुलिस के सामने साफ हो चुका था कि ये व्यक्ति कितना खतरनाक अपराधी है। जांच के दौरान पुलिस को ये शक हुआ कि शायद आकांक्षा को उसके माता पिता की हत्या की सच्चाई पता चल गई थी। उसे असलियत मालूम हो गई थी कि उसके माता पिता के साथ क्या हुआ था और इसी वजह से उदयन को लगा कि आकांक्षा उसके लिए खतरा बन सकती है और इसी डर में उसने आकांक्षा की हत्या कर दी। आज उदयन जेल में है। अप्रैल 2017 में पुलिस ने उसके खिलाफ लगभग 600 पन्नों की चार्जशीट तैयार की। इसके बाद मामला बांकुरा सेशंस कोर्ट में चला, जहां 19 गवाहों ने उसके खिलाफ गवाही दी। ये मुकदमा लगभग 3 साल तक चलता रहा और आखिरकार 2020 में अदालत ने उदयन को उम्र कैद की सजा सुनाई।
फिलहाल वो अपने अपराधों की सजा बांकुरा जेल में काट रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें शक, झूठ और लालच ने मिलकर कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। अगर आपने यह कहानी आखिर तक सुनी है तो धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।